नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है जी नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में हमने कल नंबर्स के बारे में पढ़ा, डेसिमल से शुरू किया था और हम पहुंचे थे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर तक। ठीक है भाई, सभी को ध्यान होगा कि डेसिमल सिस्टम से शुरू किया था, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए सम्मिश्र, उसके बाद कॉम्प्लेक्स के दो पार्टों में डिवाइड किया, क्या, एक रियल और एक इमेजिनरी। फिर इमेजिनरी करके उसके बाद हम रियल नंबर पे आए। रियल नंबर को हमने दो चीजों में डिवाइड किया, क्या, एक तो जो रिक्यूरिंग नंबर्स हैं, इरेशनल है, रेशनल नंबर्स हैं, और एक इंटीजर पार्ट रखा था। ठीक है, जो पी वाई क्यू के। फिर इंटीजर्स को हमने किसके अंदर चेंज किया? इंटीजर्स को मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स यानी पूर्णांक है, वो पूर्णांक को पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्ट अलग अलग डिवाइड किए थे हमने। ठीक है, जिसमें जीरो क्या था, ना पॉजिटिव था और ना ही नेगेटिव था। ठीक है भाई, और अगर नेचुरल नंबर की बात की थी जो 1 से स्टार्ट होके और इनफाइनाइट तक थे, अगर उसमें जीरो ऐड ऑन कर देते हैं, जैसे रिकॉल कर लेते हैं अभी कि जैसे ये नेचुरल नंबर है भाई, एक ग्राफ से बता रहा हूं आपको, ये है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। अगर इसी नेचुरल नंबर के अंदर हमने एक और मिलाया, क्या, जीरो को ऐड किया, तो वो क्या बन गए? होल नंबर, पूर्ण संख्या। किसको ऐड करने पर? जीरो को ऐड करने पर। इसी जीरो के अंदर फिर हमने एक चीज और ऐड ऑन कर दी, क्या, जो प्लस में था उन्हें माइनस में भी ऐड ले लिया। वो क्या बने? इंटीजर्स, पूर्ण अंक बने। क्या बने भाई? इंटीजर्स, पूर्ण अंक बने। अब इन्हीं पूर्ण अंकों को जब हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा तो हमें मिला, क्या, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर, ये कल की क्लास का रिकॉल करवा रहा हूं आपको। क्या मिला अपने को? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब मिलाया तो हमें मिलते हैं, क्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। नोट तो क्या ही करना है, ये ग्राफ अगर करना हो तो आप रोक लेना वीडियो को, फिर शुरू कर लेना। ठीक है भाई, अब हमने इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स बना लिए थे। ठीक है, जिससे नेचुरल नंबर भी और होल नंबर भी हमने पढ़ लिया था। अब अपन आते हैं इंटीजर्स के ऊपर ही। इंटीजर्स को हमने दो पार्ट में और डिवाइड किया। एक को किया इवन में, यानी कि सम संख्या। एक को हमने किया ओड के अंदर, विषम संख्या। ठीक है भाई, इवन और ओड। इवन की परिभाषा क्या होती है? इवन की वह संख्या जो दो से विभाजित हो। ठीक है, और वह संख्या जो दो से विभाजित ना हो। और एक चीज और, ये लिख लेना, बाद में लिख लेना, अभी समझो। -4, -2, 0, 2, 4, 6, सो ऑन। इवन नंबर्स हैं, यानी जो दो से भाग होता है वो। अभी इस पे बात करेंगे अपन जीरो के ऊपर। उसके बाद -5, -3, -1, 0, 1, 3, 5, सो ऑन। अब एक बात बताओ, ये जो संख्याएं हैं, ये जीरो कहां लिख दिया भाई?
ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, ओड है, यानी विषम संख्याएं हैं। इवन है जो 2 से विभाजित है, ये क्या है, विषम संख्या। अब कुछ क्या कहेंगे कि जीरो ओड कैसे, इवन कैसे हुआ, ओड क्यों नहीं है भाई, जीरो में तो 2 से भाग हो रहा है, लेकिन जीरो का तो किसी संख्या से भाग कर सकते हैं हम, 3 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं। तो इस बात पे किसी से भी आप मतलब बहस मत करना कि जीरो इवन ही क्यों है। जीरो एक इवन नंबर ही है, जीरो क्या है, इवन नंबर, लिख ही लो। जीरो क्या है, इवन नंबर। जीरो एक इंटीजर भी है और जीरो एक इवन इंटीजर्स भी है, यानी सम पूर्णांक संख्या भी है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं जीरो कैसे है। एक बात बताओ, जीरो के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है, आंसर जीरो आ रहा है। जीरो के अंदर 3 का भी भाग जा रहा है, आंसर जीरो आ रहा है। तो क्या जीरो विषम संख्या नहीं है? लेकिन ऐसा तो कोई रूल नहीं है। इसमें क्या क्या रखा है, जो 2 से विभाजित ना हो। ये तो 2 से विभाजित तो हो रहा है ना, तो क्या है, सम संख्या। अब आप कह दोगे कि हम तो मान नहीं सकते, ये तो 3 से भी तो विभाजित हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, जीरो को किसी संख्या से कर दो। तो एक बात बताओ, 6 है वो 2 से विभाजित होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो फिर 6 तो 3 से भी विभाजित होता है भाई, 6 तो 3 से भी विभाजित होता है। अगर 3 से विभाजित होता है तो फिर इसका मतलब ये भी क्या है, ओड है। तो फिर तो सारी की सारी मैथ ही गलत है। तो कंडीशन क्या कहती है, इवन नंबर वही होंगे जो 2 से विभाजित होने चाहिए, और किसी से हो ना हो हमें कोई लेना देना नहीं है, 2 से विभाजित होना चाहिए, वो क्या होते हैं, इवन। और जो 2 से विभाजित नहीं होते वो क्या होते हैं, ओड नंबर। तो जीरो क्या है, लिख लेना, नोट डाल के लिखो ये चीजें कि जीरो एक सम संख्या है, सम संख्या है। नोट कीजिएगा इस चीज को जल्दी से। अब आप अपन कुछ कर लेते हैं एक बार ओड इवन की प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ लिखिएगा इवन और ओड प्रॉपर्टीज। बहुत क्वेश्चन आते हैं इन प्रॉपर्टीज पे, हेडिंग डालनी है इवन और ओड प्रॉपर्टीज। देखो भाई, अगर पॉजिटिव है, कोई भी संख्या है जो पॉजिटिव है, अगर उसकी पावर इवन है चाहे उसकी पावर ओड है, यह चीज बेसिक से जर्नल है, बेसिक चीज है, लेकिन ये बहुत से बच्चों को नहीं आती, नहीं पता होता, फिर वो करके देखने की सोचते हैं। तो ये चीजें देखो, तो वो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी भाई। अगर नेगेटिव है और उसकी संख्या ऊपर जो पावर है वो इवन है, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। आपको पता ही होगा, -2 का -2 से गुणा करो, क्या होगा भाई, माइनस का 4। संख्या तो नेगेटिव थी, इवन पावर स्क्वायर ही तो की है हमने। अगर नेगेटिव है और पावर क्या है भाई, ओड है, तो नेगेटिव आएगा। जैसे -2 की पावर 3 होती तो माइनस का 8। अगर वैल्यू पॉजिटिव है और पावर उसकी नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। अब किसी के डाउट होगा कि हाँ ये पॉजिटिव कैसे आया, ये प्रॉपर्टी आपको याद भी रखनी है और समझना भी है। देखो, ये अगर पॉजिटिव है और ये पावर नेगेटिव है, एक बात देखो, मैंने लिखा यहाँ पे 2 और 2 की पावर मैंने लिख दीजिए -3। अब मैं कह रहा हूं जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मैं बात क्या कह रहा हूं कि जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा, क्या ये पावर माइनस की है, बिल्कुल है। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं 1 सही 2/3? अगर 1 सही 2/3 लिख सकते हैं तो 1/8 का डिवाइड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी क्या वो पॉजिटिव आएगी? बिल्कुल सही, वो क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो डाउट आपके मेरे हिसाब से तो क्लियर हो चुका होगा कि कैसे पॉजिटिव आएगी कैसे नहीं। आइएगा अब कुछ बात कर लेते हैं सम और मल्टीप्लिकेशन पे। अगर आपने कोई इवन वैल्यू है
इवन वैल्यू के अंदर अगर आपने इवन ही ऐड किया है तो क्या इवन ही आएगा? बिल्कुल आएगा। करके देख लो, 2 में 4 जोड़ो 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ो 10 आएगा, 6 और 8 जोड़ लो 14 आएगा। इवन, अगर इवन का इवन वैल्यू के साथ ऐड है तो इवन ही आएगा। अगर इवन के साथ ओड का है तो हमेशा क्या आएगा? ओड वैल्यू आएगी। क्या आएगी भाई? ओड वैल्यू आएगी। करके देखो, 2 को अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3। 2 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। 2 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9। 4 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7। 4 के अंदर 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आ गई बात समझ में? तो क्या आएगा? ओड। अगर हम ओड वैल्यू को, दोनों ही वैल्यू ओड है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा भाई? इवन। हमारा रिजल्ट क्या होगा? इवन। करके देखो, 1 है, अगर ये 3 होता तो 1 और 3 4, इवन वैल्यू। 3 और 5 8, इवन वैल्यू। 5 7 12, इवन वैल्यू। यानी कि अगर आप ओड वैल्यू के साथ ओड वैल्यू ऐड करोगे तो हमेशा अपना जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा भाई? इवन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, कि अगर आपने इवन का मल्टीप्लाई किया इवन के साथ तो इवन ही आएगा। क्या आएगा? इवन ही आएगा। सम संख्या का गुणा सम संख्या से ही करोगे तो सम संख्या ही अपना रिजल्ट होगा। 2 का 4 से कर लो, 4 का 6 से कर लो, आएगा क्या? इवन। अगर आप इवन का मल्टीप्लाई कर रहे हो ओड के साथ तो हमेशा रिजल्ट इवन ही आएगा। 2 का 1 से करो 2, 2 का 3 से करो 6, 2 का 5 से करो 10, इवन वैल्यू आ रही है। तो अगर आप एक इवन और एक ओड का मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा? इवन होगा। और अगर ओड का ओड के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वैल्यू ओड ही आएगी। 1 का 3 से कर लो 3, 5 का 3 से कर लो 15, 5 का 7 से कर लो 35, 7 का 9 से कर लो 63। तो ओड का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ओड का रिजल्ट क्या आएगा? ओड ही आएगा। ये प्रॉपर्टी लिखो जल्दी जल्दी। क्लास बोर लग रही होगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये चीजें करवानी बहुत जरूरी है ताकि आप कहीं भी कोई छोटे से बड़े क्वेश्चन में भी ना अटको। अब देखो, चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं क्लास को क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन क्या है अपना? यदि a प्लस बी प्लस सी सम संख्या है, सम है, तो और दे भी रखा है ए बी एंड सी पूर्णांक भी है भाई, तो निम्नलिखित में, ये लिख लेना आप, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? साथ साथ लिखते जाओ, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कथन है आइदर ए और बी मस्ट बी इवन नंबर। उसके बाद क्या है? एट मोस्ट वन ऑफ देम इज इवन नंबर। तीसरा ऑप्शन है एट लीस्ट वन ऑफ देम इज इवन नंबर। और चौथा ऑप्शन ले लो, एट मोस्ट वन ऑफ देम इज ओड नंबर। बताओ जल्दी से, साथ साथ लिख लिया होगा तो ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ 5 सेकंड का ही टाइम है। आंसर कमेंट में कर दो आप।
चैनल को शेयर करो भाई जल्दी जल्दी, फिर डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे ताकि हम क्वेश्चन लिखने में भी टाइम बर्बाद ना करें। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें क्वेश्चन भी लिखना पड़ता है। चलो देखो ये क्या कह रहा है, ए बी और सी तीनों का जोड़ है ना वो सम आना चाहिए। हमने यहीं तक पढ़ा सम आना चाहिए। ए बी सी पूर्णांक है, इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, होंगे तो पूर्णांक, इंटीजर तो है, बात खत्म। अब हम देखेंगे कि तीन संख्या को जोड़नी है। अगर हमने तीनों इवन को रखा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, इवन। ठीक है, अब एक बात बताओ, दो अगर ओड संख्या हो और एक हम इवन को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इवन, क्योंकि दो ओड मिलके एक इवन बनाएगा और एक इवन बनाएगा तो इवन का इवन से इवन। आ गई बात समझ में। अब देखो एक कंडीशन बन रही है अपनी ये, एक कंडीशन बन रही है अपनी ये। इसमें अब अपन आते हैं ऑप्शन के ऊपर। अब इसके अलावा तीसरी कंडीशन, अगर तीनों ओड हो तो ये दो ओड तो मिलके इवन बना देंगे और फिर इवन प्लस में ओड मिलेगा तो क्या होगा, ओड वैल्यू आएगी, तो वो हमारी संभव नहीं है। हमें रिजल्ट किस में चाहिए, इवन में चाहिए, यानी सम संख्या में चाहिए। देखो पूर्णांक होने चाहिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है, आइदर ए और बी मस्ट बी इवन नंबर। ये कह रहा है ए बी, यानी कि चलो मैं लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, ये दो ही कंडीशन बन रही है ऊपर नीचे वाली। अब देखो ये कह रहा है कि मस्ट बी, इंग्लिश में पढ़ा होगा मे माइट मस्ट, यानी पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये कह रहा है यही होना चाहिए कि इवन ही हो, जरूरी थोड़ी है भाई ये दोनों इवन हो, ये दोनों ओड भी हो सकते हैं, तीसरा भी इवन हो सकता है, ठीक है, या ये इवन हो ये दोनों ओड हो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहला ऑप्शन अपना गलत। एट मोस्ट वन ऑफ देम इज इवन नंबर, ये कह रहा है एट मोस्ट वन ऑफ देम इज इवन नंबर, यानी एक से ऊपर तो होना ही होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर दो इवन होते और एक ओड होता तो क्या एट मोस्ट की कंडीशन अप्लाई करता, नहीं कर पाता, कि भाई दो इवन है वो इवन बनाएंगे और इवन का जब ओड के साथ एड ऑन होगा तो वो ओड बनेगा, इवन थोड़ी बन रहा है। तो एट मोस्ट वन ऑफ देम, तीनों अगर इवन है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। यानी दो के लिए ये कंडीशन रूल अप्लाई। ये कह रहा है एक से ऊपर होना चाहिए, एक हो दो हो तीन हो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो एक पे चल रहा है, तीन पे चल रहा है, लेकिन दो पे ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, गलत है। आ जाओ, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इवन नंबर, ये थोड़ा दिमाग में आ गया कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इवन नंबर, कि जो कम से कम एक संख्या तो इवन होनी चाहिए, कम से कम एक संख्या तो इवन होनी चाहिए। ये तो हमने भी देख लिया कि भाई कम से कम एक संख्या तो इवन होगी, चाहे कोई भी कंडीशन बने, ये बनेगी तो तीनों इवन, ये बनेगी तो एक इवन होना ही होना चाहिए। तो कम से कम एक होना चाहिए, तो अपना ऑप्शन अपने को यही मिल गया, अपने को चौथे पे जाने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या होगा, 3 नंबर। नोट कर लिया होगा आपने, ये भी लिख लिया होगा, ये लिख लेना साथ साथ, ताकि फिर आगे आप दोबारा अगर आप अपने नोट्स पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा, नहीं तो एक बार पढ़ने पे आपके समझ में भी नहीं आएगा भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, देखो क्वेश्चन क्या है, n के किसी मान के लिए n+1 और n+30 हमेशा सम होगा, पहला ऑप्शन है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, इवन नंबर, ओड नंबर, और ऑप्शन है नन ऑफ दी अबोव।
कमेंट में बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा भाई। देखो कह रहे हैं n के किसी मान के लिए n+1 और इंटू में n+30 हमेशा सम होगा, यानी कि n का ऐसी कौन सी वैल्यू रखें? क्या हम n के लिए इवन नंबर रखें, क्या हम ओड नंबर रखें, क्या हम इनमें से तीनों में से कुछ ना रखें, अलग ही नंबर रखें, या नेचुरल नंबर रखें? देखो भाई हमने ट्राई किया, पहले अपने को पता है कि जो नेचुरल नंबर है वो माइनस में भी है और प्लस में भी है। आगे बात समझ में, सॉरी नेचुरल है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, माइनस प्लस कह रहा हूं, जिसमें इवन भी है और ओड भी है, ठीक है, जिसमें इवन भी है और ओड भी है। अब हम नेचुरल नंबर पे जाते हैं कि हमने एक रखा तो एक और एक दो, अगर विषम का गुणा हो रहा है विषम के साथ ही तो क्या आएगा? विषम ही आ रहा है। ओड का ओड के साथ मल्टीप्लिकेशन ओड होगा, बाकी क्या होगा? इवन होगा। अब अगर यहां पे दो रखा तो 2 और 1 3 और 2 और 3 32, तो ये एक इवन बन गया। एक इवन बन गया तो अपना मतलब नेचुरल नंबर आना चाहिए। 3 रख लो 4 हो गया, ये 33 हो गया, ये 4, ये क्या है? इवन। इवन इंटू ओड, इवन। रिजल्ट किस में आ रहा है? इवन में। यानी कि हमने देखा एक रखने पे भी इवन आ रहा है, 2 पे भी इवन आ रहा है, 3 पे भी इवन आ रहा है, 4 पे भी इवन आ रहा है, 5 पे भी, ऐसे करते जाओगे सो ऑन। आप कुछ भी रखो इवन ही आ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं भाई कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं कह सकते। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम अगर n की वैल्यू ओड में ही रखेंगे ना तभी हमेशा सम आएगा? नहीं कह सकते भाई, क्योंकि हम क्या रख रहे हैं? इवन भी रख रहे हैं, तो इवन रखने पर भी जो योग है कंडीशन का उसके अकॉर्डिंग इवन आ रहा है, तो इवन आ रहा है 2 रखने पर भी 3 रखने पर भी। तो क्या हम ये कहेंगे कि इवन ही रखने पर आएगा इवन? नहीं भाई, ओड रख रहे हैं तो भी इवन ही आ रहा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर कोई सा भी रखें हमेशा इवन ही आएगा? आगे बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी आता है, सीडीएस में भी आता है, और सीजीएल वाले भी मेंस के अंदर दे देते हैं ऐसा क्वेश्चन। नोट कीजिएगा जल्दी से। अब हम एक क्वेश्चन तो क्या नई टाइप के साथ आगे संख्याओं को बढ़ाएंगे। देखो हमने लिया है पॉजिटिव इंटीजर्स। इन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर। धनात्मक पूर्णांक, इंग्लिश और हिंदी वाले भी लिख लेना, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को हम अब ब्रीफली पढ़ेंगे। हमने इसको बांटा है 3 सेक्टर के अंदर, 3 सेक्टर के अंदर बांटा है। देखिएगा, एक है हमारा प्राइम नंबर, जिसे लिखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। एक है हमारा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब बात करते हैं अपन कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। देखिएगा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, डेफिनेशन क्या होती है अभाज्य संख्या की? कि वह संख्या जिसके गुणनखंड 2 हों, जिसके गुणनखंड क्या हों? 2 हों। यानी कि वह संख्या जिसके क्या हो? गुणनखंड 2 हो। जैसे एक है, सॉरी एक कह रहा हूं, 3 है, 3 के गुणनखंड क्या है? या तो 1 या 3। 5 है, या तो 1 या 5। 7 है, 1 या 7। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13,
13 के बाद 17, सो ऑन प्राइम नंबर्स। यानी कि ऐसे संख्या जिसको आप अपनी नॉर्मल देसी भाषा के अंदर हमने परिभाषा बना ली, हमें ये याद ही नहीं करनी जिसके गुणनखंड 2, हमें ये याद करना है। देखो मतलब हमें तो पेपर के लिए और हमें नॉलेज होना चाहिए किसी भी हालात में, कौन सी भाषा में हो, कोई वो थोड़ी है। प्राइम नंबर आपसे पूछे तो अपन कहेंगे कि प्राइम नंबर वो नंबर हैं जी जिनको या तो 1 या 3, मतलब या तो खुद से या 1 से, दो ही फैक्टर उनके हो, या तो वो 1 से ही मतलब डिवाइड होगा, या वो अपने खुद से ही डिवाइड होगा, किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यानी या तो वो किससे होगा, 1 से, या खुद से डिवाइड होगा ना, वो ही क्या है, भाज्य है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अब बात कर लेते हैं 1 की। चलो 1 को लिख लो एक बार यहीं, 1 भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। दो भी लिखो भाई यहां। कौन सी संख्या होती है, वो भाज्य संख्याएं होती है। यानी कि ऐसी संख्या जिसको एक और खुद तो डिवाइड करे ही करेगा भाई, लेकिन थर्ड पर्सन भी उसे डिवाइड कर सकता है, वह क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या शुरू कहां से होती है अपनी, 4 से, क्योंकि 4 के फैक्टर क्या हैं, 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, और भाई खुद से भी डिवाइड है। 3 फैक्टर हो रहे हैं, 2 से अधिक होने चाहिए चाहे कितने भी हो। उसके बाद बात कर लेते हैं 6 की। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। बात कर लो 8 की, 10 की, 12 की, 14 की, सो ऑन, कितने भी सकते हैं। अब बात करते हैं 1 की, कि ये भाई साहब एक अलग ही कैसे रह गया। एक तो बहुत से बच्चों के ये डाउट रहता है कि 1 क्या है, प्राइम नंबर है, जबकि 1 क्या है, नोट डाल के लिखिएगा, 1 is neither prime nor composite number। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि जी 2 है, 2 को तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 के, लेकिन 2 के गुणनखंड कितने बनने हैं, परिभाषा के अकॉर्डिंग जाओ, 2 के गुणनखंड कितने बनने हैं, या तो 1 या 2 खुद, 2 ही तो बन रहे हैं, तीसरा तो नहीं बन रहा भाई। तो 2 क्या है, लिख लो साथ साथ में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और ऐसी संख्या यानी कि बाकी जो सारी सम संख्याएं हैं ना वो सारी भाज्य हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी संख्या है सम जो अभाज्य है। तो सम संख्या जो अभाज्य हैं वो भी क्या है, 2 है। नोट कीजिएगा इस चीज को, जल्दी जल्दी करो भाई नोट। हो गया होगा। ये नोट जो चल रहा है ना, इसी को आगे टू भी कंटिन्यू रखना है। अभी मैं आपको बताता हूं, देखो बहुत चीजें होती है जो क्वेश्चंस में आएगी, आपको याद करनी, याद हो जाएगी ऑटोमेटिक।
इतना कुछ सोचने वाली बात है नहीं, ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर आपसे कोई क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई? 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। लिख लो ये चीज, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ गया कि 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर बताओ, आप वहां काउंट करने नहीं बैठोगे। आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है कि हाँ ये होता है, ताकि टाइम अपना बच सके। अगर 50 से 100 की बात हो तो कितने होते हैं भाई? 10 प्राइम नंबर होते हैं। कितने? 10 प्राइम नंबर होते हैं। और अगर आपसे बात की जाए कि 1 से 100 तक, तो आप डायरेक्ट बोलोगे जी 50 तक तो 15 और 10 ये 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने? 25 प्राइम नंबर। अगर बात की जाए 100 से 200 तक तो 21 प्राइम नंबर होते हैं। 100 से 200 तक कितने प्राइम नंबर? 21 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और 1 से अगर 200 तक पूछा जाए तो 46 प्राइम नंबर होते हैं। कितने भाई? 46 प्राइम नंबर। साथ साथ लिखते जाओ। 1 से 200 तक कितने होते हैं? 46 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से अगर आपसे पूछ लिया जाए, बस इतना ही पूछेगा, 1000 तक, तो 168 प्राइम नंबर इन 1 to 1000, यानी 1 से 1000 के बीच 168 प्राइम नंबर होते हैं। ये चीज आपको याद करनी है, ताकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट कर सको, ठीक है भाई। नोट कीजिएगा इस चीज को जल्दी से। आइएगा, अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस की ओर। हमने बात कर ली है प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और मैंने बता भी दिया है आपको। लिखो, निम्नलिखित में से क्वेश्चन लिख लेना आप, मैं बोल ही देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये ध्यान में रखना बस, कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है P इंटू क्यू सम है, तो P व Q हमेशा सम होंगे। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जल्दी बताओ, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। देखो, जिस बच्चे ने पिछले वाली क्लास ली है ढंग से, ये क्लास ले रहा है, वो डायरेक्ट कहेगा जी एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, यानी कि ये कथन क्या है? सही है। लेकिन इसने पूछा क्या है? गलत कथन बताना है अपने को। तो दूसरा वो कहेगा जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक। बिल्कुल सही बात है, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। जब जीरो के साथ धनात्मक ऐड किया जाता है तो होल नंबर बनती है, यानी पूर्ण संख्या बनती है, ठीक है भाई। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सभी को पता है। रूट में जो वैल्यू है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। P इंटू में Q, रूट में जो वैल्यू है, अब रूट 4 आप कह दोगे अपरिमेय कैसे है भाई? 2 अंश और आ रहा है उसका, जिनका मान नहीं निकाला जा सके। अब बात करते हैं, ये तीनों कथन सत्य है। हमें ये तीनों के तीनों थ्योरेटिकल पता था
कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो गलत यही होगा। इसी तो कहते हैं तुक्का, कि अगर आपको इस चीज का नहीं पता कि कौन सा गलत है, तो आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि कौन सा सही है। अगर आपको सही के पता है तो आप डायरेक्ट कहोगे जी चौथा ऑप्शन अपना आंसर होगा। ठीक है, अब देखो P और Q सम है, यानी P का कोई मल्टीप्लाई, P को हमने मल्टीप्लाई किया है Q से और वो इवन में रिजल्ट आया है अपने पास। रिजल्ट किस में आया है? इवन में। ये क्या कह रहा है? तो P और Q हमेशा सम ही होंगे। भाई इवन में रिजल्ट आया है तो इवन इंटू इवन करने पर भी तो इवन आता है। आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। और इवन इंटू में अगर आप ओड करोगे तो भी तो रिजल्ट इवन आता है। तो हमेशा P और Q सम ही क्यों होंगे? विषम भी हो सकता है भाई, एक सम और एक विषम भी हो सकता है। तो अपना आंसर कौन सा गलत है? 4 नंबर ऑप्शन अपना गलत है। तो नोट कीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन, ये मत समझना कि ये क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कंसेप्ट को रिलेट करते हुए आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ हमने ये पढ़ा है तो ये रिलेट कर रहा है, उसी लिए ये क्वेश्चंस हैं। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, रिमाइंडर थ्योरम है और बहुत चीजें हैं, वो अभी अपनी करनी बाकी है। देखो निम्नलिखित में कौन सी संख्या दो अभाज्य संख्याओं का योग है? 71, 81, 83 और 101। बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। 10 सेकंड का टाइम आपके पास। देखो दो संख्याएं हैं, इन्होंने कहा क्या है कि दो संख्याओं का, दो अभाज्य संख्याओं का योग है। इनमें से जो संख्याएं है ना वो दो अभाज्य संख्याओं का योग है। अब आप क्या करोगे? 40 प्लस 31 कर दोगे। बोले जी नहीं हो रहा, एक भाज्य संख्या आ गई। यहां भी 40 प्लस 41 कर दोगे। बोले नहीं हो रहा। 40 प्लस 43 कर दोगे। नहीं। 101, 50 प्लस 51 कर दोगे। देखो दो अभाज्य संख्याओं का योग है, ये कंडीशन फिक्स है कि दो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो हमें दो अभाज्य संख्याएं ही लेनी है। 40-41 वाला नहीं करना। किसी के दिमाग में आ भी जाएगा कि 40-41 कर लेते हैं, ऐड तो एक तरह आ रहा है, फिर कहीं ऊपर नीचे करोगे, एक नंबर ऊपर कर लेते हैं, एक नंबर नीचे कर लेते हैं। बोले ठीक है 39 ले लो, तो वो 39 भी अभाज्य है? नहीं है, जिसके गुणनखंड 3 हो रहे हैं, क्योंकि 13 से भी डिवाइड जाता है भाई। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपका दिमाग चलना चाहिए स्टार्टिंग के ऊपर, 2 और 3 के ऊपर बात करनी चाहिए, 2 और 3 के ऊपर। अगर हमने यहाँ पे 2 लिया, सुनना मेरी बात को, अगर हमने 2 लिया, 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड क्या हो रहे हैं? प्राइम नंबर है या नहीं? प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 2 गुणनखंड तो 2 ही हो रहे हैं। हमने 2 ले लिया तो अपने पास आ गया 69। आ गई बात समझ में? 69 के तो भाई 3 फैक्टर बन रहे हैं सीधे सीधे, 23 खुद 69 और 1, 3 फैक्टर बन रहे हैं। तो यानी पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आ जाओ 2 प्लस में 79। अब कर लो भाई फैक्टर, 79 का फैक्टर करके दिखा दो। नहीं होगा तो अपना आंसर क्या होगा भाई? 81। यही देखो 2 प्लस में 81 करोगे तो 81 के तो बहुत फैक्टर हैं। 9 से भी हो रहा है, ठीक है, 3 से भी है, 27 से भी है, 81 खुद भी है, 1 से भी है।
और 101 का अकॉर्डिंग करेंगे तो 2 प्लस में 99, और 99 के भी फैक्टर हैं भाई 11, 9, 99 खुद 33, 1। तो अपने पास एक ही मात्र ऑप्शन बचा, कौन सा? 81, कि 2 भी अभाज्य संख्या है और 79 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन्हीं दोनों अभाज्य संख्याओं से जो संख्या बनी है उनका योग 81 है। वो क्या है? अपना आंसर क्या होगा? 81। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये कुछ जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट सी हैं और थ्योरेटिकल बेस हैं, थोड़ा दिमाग घुमाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन वाले आएंगे जब अपन रिमाइंडर थ्योरम और बहुत कुछ करेंगे, तो उस टाइम आप देखते जाना। अभी ये क्वेश्चन मैं लिखवा के ही करवा रहा हूँ, फिर वो तो आपके पास डायरेक्ट ही आ जाएगा कि हाँ देखो ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है, ये आंसर है, ठीक है। देखो P कोई अभाज्य संख्या है जो P1 व P2 का गुणनफल है, तो बताइए ऑप्शन क्या क्या है? P कोई अभाज्य संख्या है जो P1 P2 का गुणनफल है, ठीक है। P दो अभाज्य संख्याओं P1 P2 का गुणनफल है। P के बारे में क्या कहा जा सकता है? अच्छा ठीक है, P के बारे में लिख लेना भाई क्वेश्चन को पूरा, कि P के बारे में क्या कहा जा सकता है। P must be even, P must be odd, P have 4 factor, और both A और C correct, both A and C करेक्ट। देखो भाई क्या कह रहे हैं कि P है ना वो दो अभाज्य संख्याओं, हाँ ये लिखो, P कोई अभाज्य संख्या है नहीं, P दो अभाज्य संख्या जो P1 व P2 का गुणनफल है, यानी P1 और P2 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है क्या? P। तो P के बारे में अपन क्या कह सकते हैं? देखो भाई P1 इंटू P2 करना है अपने को, और अपने पास P आ रहा है। अब एक बात बताओ, P मस्ट बी इवन, P मस्ट बी इवन। अगर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सी है भाई? 3 है और 5 मान लो। अगर ये 3 और 5 है, सुनना मेरी बात को, ये 3 है और ये 5 है, तो अपने पास रिजल्ट आ रहा है क्या? 15। क्या 15 इवन है? नहीं है। तो P मस्ट बी इवन नहीं हो सकता भाई, P मस्ट बी इवन तो हो नहीं सकता। आइएगा P मस्ट बी ओड, कि P है वो ओड ही वैल्यू आनी चाहिए। कैसे आएगी भाई? 2 भी तो अभाज्य है, और 2 का 3 से कर लो 6, 2 का 5 से कर लो 10, 2 का 7 से कर लो 14। तो क्या आ रहा है? ओड आ रहा है, सॉरी इवन आ रहा है। तो ये तो नहीं है कि मल्टीप्लाई अभाज्य संख्याओं का कर रहे हैं फिर भी ओड ही नंबर आ रहे हैं, तो P मस्ट बी ओड, ये भी नहीं हो सकता। P हैव 4 फैक्टर, हाँ इस पे बात कर सकते हैं कि P दो अभाज्य संख्याएं जो P1 P2 का गुणनफल है,
तो एक बात समझो भाई, क्या 2 अभाज्य है? बिल्कुल है। क्या 3 अभाज्य है? बिल्कुल है। ये जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं ये साथ साथ लिख लिया करो ताकि आपके दिमाग में रहे। 2 और 3 है। तो एक बात बताओ, अपने पास आया 6, इवन वैल्यू आई है, कोई दिक्कत नहीं है, इवन हो। अब ये कह रहा है कि उसके 4 फैक्टर बनते हो, 1, 2, 3 और 6। क्या 4 फैक्टर बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। और दोनों क्या है? अभाज्य संख्या भी है, उनका गुणनफल के 4 फैक्टर बन रहे हैं। तो P हैव 4 फैक्टर, ये अपना क्या होगा? आंसर। और बोथ A एंड C करेक्ट है। बोथ A और C करेक्ट। तो A गलत हो गया तो A को तो C चाहे सही हो या ना हो, A तो गलत है तो ये अपन ऑप्शन में ले नहीं सकते, काट दीजिएगा। लिखिए जल्दी से। देखिएगा, नोट डालिएगा भाई। प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। जांच कीजिए n एक अभाज्य संख्या है यदि √n को नहीं, सभी अभाज्य गुणनखंडों को, सभी अभाज्य गुणनखंडों को √n से या उससे कम, √n से कम या उसके बराबर सूचीबद्ध करें। अभी बताऊं, आइए सूचीबद्ध करें। तो अभाज्य संख्या n से विभाजित न हो तो n एक अभाज्य संख्या है। अब ये समझने में कुछ अटपटा सा लग रहा है कि ये क्या लिखा दिया प्रॉपर हिंदी में। अच्छा, n को लिखो भाई, n को विभाजित न कर सके या न हो तो n एक अभाज्य संख्या है। देखो, हम कहां तक अभाज्य संख्याओं की पहचान कर पाएंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ ये n अभाज्य है या नहीं? देखो, n इज इक्वल में होता है जी a स्क्वायर की वैल्यू के अकॉर्डिंग, या आप n a स्क्वायर छोड़ दो, ये लिखो आप कि अपने पास कोई वैल्यू आ गई जी। मानो मैंने आपको वैल्यू दे दी 117, 117 नहीं, 113। मैंने आपको वैल्यू दी 113। अब मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये भाज्य है, क्या ये अभाज्य है? भाज्य क्या होते हैं? जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, और अभाज्य क्या होते हैं? जिनके 2 से कम गुणनखंड हो। तो देखो, अगर आप ऐसे फाइंड आउट करना है तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी। क्या? आप गुणनखंड तो नहीं करोगे, या इससे बड़ी संख्या गई तो भी गुणनखंड आप नहीं करोगे। आपको देखना है कि इससे जस्ट बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर, इससे जस्ट बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर। हमारे दिमाग में आया कि जी 121, 121 किसका होता है भाई? 11 का। किसका? 11 का। 11 से जो भी
अभाज्य संख्या है छोटी, जो भी 11 से छोटी अभाज्य, 11 से छोटी कौन सी हो गई भाई? 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई और 7 हो गई। यही तो है कि 11 आ गया परफेक्ट स्क्वायर, उससे जस्ट बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। परफेक्ट स्क्वायर को जब हम सोल्व करेंगे अपने पास आ गया 11, तो 11 को तो छोड़ दो। अब 11 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे डिवाइड करो आप। आपने किया जी 2 से डिवाइड, नहीं हो रहा। आपने किया 3 से डिवाइड, नहीं हो रहा। 9 23, नहीं हो रहा। आपने किया 5 से डिवाइड, नहीं हो रहा। आपने किया 7 से डिवाइड, नहीं हो रहा। यानी कि अगर जो परफेक्ट स्क्वायर की नंबर है उससे पीछे वाले जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उससे अगर वो वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही तो वो क्या होगी? अभाज्य होगी। तो अगर n की वैल्यू आपको, मैंने मानो n की वैल्यू दे दिया आपको 113, मैंने आपको दी n है जिसमें n की वैल्यू है 113, क्या n अभाज्य संख्या है? या n इज इक्वल, एक क्वेश्चन ही मान लो आप कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि n इज इक्वल 113 क्या अभाज्य संख्या है? ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, तो आप अब गुणनखंड करने पे बैठ नहीं सकते। आप ये तो कर नहीं सकते कि अच्छा 112 होता है 56 का, तो 56 से 53 नहीं हो रहा, फिर आप 112 का कुछ और मल्टीप्लिकेशन ढूंढोगे कि क्या पता 153। आपको बड़ी संख्या अगर आ जाए तो आप उससे बड़ा एक नंबर लोगे जो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। और परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 121 परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 11 का। 11 से छोटी जो भी संख्या है 2 3 5 और 7 जो क्या है? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसको अगर आप 113 को उन अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करोगे और अगर वो पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा तो n भी क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगी। आ गई बात समझ में? यही समझाना चाह रहा था आपको मैं। अब इसी के साथ एक और लिखो लाइन, ये लिख लेना भाई पॉज करके, ठीक है? लिखो ऑल प्राइम नंबर दोज ग्रेटर, लिख लो ग्रेटर देन 2 and 3 2 and 3 in form of 6k plus 1 and 6k minus 1। यानी कि हिंदी में लिख लेना कि 2 व 3 से बड़ी प्रत्येक प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, बड़ी हर अभाज्य संख्याएं या प्रत्येक अभाज्य संख्याएं हमेशा 6k plus 1 के फॉर्म में मिलती है, 6k plus 1 और 6k minus 1 के फॉर्म में मिलती है। समझिएगा, ये है जी 6k। अगर आप कोई भी लगातार 3 संख्या ले रहे हो, सुनो मेरी बात को, कोई भी लगातार 3 संख्या ले रहे हो तो उनमें एक संख्या ऐसी जरूर होगी जो 3 से डिवाइड होगी। देखो आपने लिया 12 13 14, 12 डिवाइड हो रही है। आपने लिया 15 16 17, 15 भी डिवाइड हो रही है। आप ले लेते मानो 21 22 और 23, 21 डिवाइड हो रहा है। आप ले लेते 18 19 17, तो 18 भी डिवाइड हो रही है। यानी कि आप कभी भी चेक कर लेना, 3 लगातार संख्याएं आप ले रहे हो उनमें से एक संख्या ऐसी होगी जो 3 से विभाजित होगी और उसके साइड वाली नहीं होगी। और अगर आप क्रमागत 2 संख्या ले रहे हो तो वो हमेशा किससे होगी? 2 से डिवाइड होगी। जैसे आपने 12 13 लिया तो आपकी 12 है वो 2 से डिवाइड। अगर आप 13 14 लेते तो, अगर आप 15 16 लेते तो 16 डिवाइड हो रहा है 2 से, 17 18 लेते तो 18 डिवाइड हो रहा है 2 से। ठीक है, तो उसी प्रकार देखो कि 6k plus 1 और 6k minus 1 अभाज्य संख्याओं के रूप में प्राप्त होगी। कुछ कि जो 2 और 3 से बड़ी है, जैसे 5 और 7 है, उनके बीच का गैप कितना है भाई? 5 और 7 के गैप तो 2 ही है, और इनके बीच का भी गैप कितना है? 2 ही तो है, 2 संख्याओं का ही तो गैप है कि
जैसे मानो मैंने यहाँ रख लिया 1, सुनो एक बार आपको समझ में आ जाएगा। मैंने k की वैल्यू मानी 1, 6, यहाँ 1 रखो, 6 और 1 7, 6 से अगली डिजिट क्या होती है? 7 ही तो होती है, और 6 में से 1 चला गया तो 5, 5 6 7 बन गया या नहीं बन गया? 5 6 और 7 बन गया। तो 5 और 7, और 5 और 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कह क्या रहा है कि 2 और 3 के अलावा, क्योंकि 2 और 3 के बीच का गैप कितना है? 1, लेकिन उसके आगे का जो गैप है वो कितना है भाई मेरे? 2 का है। तो जैसे आप मान लो 11 13, ठीक है, 17 19, इनके बीच क्या है? 2। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जो 2 और 3 के ऊपर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो 6 के प्लस माइनस 1, प्लस माइनस मैंने साथ में ही बोल दिया है, प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होता है। अब ये नहीं कह सकते कि 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में जो भी वैल्यू होगी वो प्राइम नंबर है। कैसे है भाई? 6 के प्लस माइनस 1 की आप फॉर्म में, हाँ हम ये कह सकते हैं कि 2 और 3 से जो बड़े हैं ना वो प्राइम नंबर इस फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म वाले नंबर ही प्राइम नंबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना। अब देखो हमने प्रूफ किया कि 5 7 हो रहा है, 11 13 हो रहा है, 17 19 हो रहा है। तो जो कुछ प्राइम नंबर है, अब जो प्राइम नंबर है वो इनके गैप के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, समझे मेरी बात को? इनके गैप के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, जैसे 41 है और 43 है, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर है वो 6 के प्लस 1 की फॉर्म और 6 के माइनस 1 की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं। लेकिन ये नहीं कि 6 के प्लस 1 और 6 के माइनस 1 की फॉर्म वाले नंबर ही सारे प्राइम नंबर हैं। नहीं भाई, हमने k की वैल्यू 4 रख ली। एक बात समझना मेरी बात को, k की वैल्यू मैंने 4 रखी, प्लस की वैल्यू है, k की वैल्यू मैंने 4 रखी, 24 और 1 25, क्या 25 अभाज्य संख्या है? नहीं है भाई। तो हम ये नहीं कह सकते कि 6 के प्लस 1, या माइनस ले लेते तो अपने पास क्या आता? 23 आता। 23 हाँ अभाज्य संख्या में अपन लिख सकते हैं कि 23 अभाज्य संख्या में है। या यहाँ पे 25 ले लेते, 29 करते तो 29, या 48 ले लो, 47 कर लो, ठीक है। तो 6 के प्लस 1 की फॉर्म है ना, वो क्या है कि 6 के प्लस 1 की फॉर्म हमेशा प्राइम नंबर नहीं होती, लेकिन प्राइम नंबर है ना वो 6 के प्लस 1 की फॉर्म में अपन को मिलते हैं। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। ये थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, लेकिन समझ में आ गया होगा आपको। आइए अब चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, लिखो प्राइम नंबर पे इक्वेशन लिखो। n एक 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। n एक 2 अंकों की अभाज्य, 2 अंकों की सबसे बड़ी लिखो, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है जो 11 व 13 से विभाजित करने पर x एंड y शेषफल मिलता है। तो 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y का मान ज्ञात करो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्लास हो गई होगी घंटे भर की। ऑप्शन है आपके पास 1, बी है 2, सी है 0, डी है 4। कमेंट कर दो भाई जल्दी जल्दी, फिर करवाते हैं ये क्वेश्चन और फिर करते हैं क्लास का आज एंड, फिर करते हैं कल मुलाकात आगे। देखिएगा
ये क्या कह रहा है, n है ना, n कोई संख्या है और वो संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 99 से पहले 2 अंक ही होते हैं सारे, 98 99 अभाज्य हो नहीं सकते, 97 पे आ जाओ। 97 क्या है, ये चीज याद रखना, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 97। तो हमें पता चल गया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 का बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, 97 की। देखिएगा 97 की, अब 97 की ये कर रहा है बात, 97 को 11 से और 13 से डिवाइड करना। 11 से करेंगे तो 99 -2, चलो -2 कंसेप्ट एक बार छोड़ दो, अपन बात करते हैं छोटे पे ही। अगर 88 पे लेंगे तो अपने पास बचेगा कितना, 9 से असफल बच जाएगा। अगर 13 को डिवाइड करेंगे 6 पे, 6 पे क्या 7 पे, 13 7 91, तो बचेगा कितना भाई, 6। अब अपने पास 1 से असफल आया है 9, 1 से असफल आया है, यहां क्रम से भी लिख लो भाई ताकि डाउट दूर हो जाए। क्रम से शेष फल पर क्रम से x और y है, तो 11 पे डिवाइड करने पर 9 शेष फल आ रहा है और 13 से डिवाइड करने पर 6 शेष फल आ रहा है। और अपन ने ऐसे पूछा क्या है, अब तो क्वेश्चन हो ही गया कि 2x - 3y, तो 9 दूनी 18 और 6 तिये 18, 18 में से जब 18 चला जाएगा तो अपना आंसर क्या होगा, 0। तो 0 अपना क्या होगा, राइट आंसर। नोट कर लेना भाई इस चीज को, ये भी नोट किया करो साथ साथ सॉल्यूशन, क्योंकि आज आप इस चीज को नोट नहीं करोगे, आप समझ जाओगे कि अच्छा हाँ हाँ ठीक है बात खत्म, लेकिन फिर आपके दिमाग में नहीं आएगी जब आप दोबारा नोट्स पढ़ोगे। तो ठीक है भाई, आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।